नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, जो हिंदी का क्लास नंबर 3 है, यह स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और इसके साथ साथ सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, हिंदी क्लास 3 के अंतर्गत देखेंगे हम वर्णमाला का या अल्फ़ाबेट का पार्ट नंबर 2। यदि आप लोग वर्णमाला का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों के साथ डिटेल भी कराया गया है। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, आयोग व अंतस्थ या आकारांत कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत कहा जाता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि जो छतरी वाला छा है यह किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो दोस्तों, ये जो छा है यह हमारा संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनाकर पूछ लिया जाता है। दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि छा वर्ण किसके योग से बना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, का प्लस सा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो का है, का में क्या है, हलंत लगा हुआ है, प्लस सा है, सा में हलंत नहीं लगा हुआ है। यदि दे दे आपको का में हलंत ना लगा हो, यदि इस तरीके से दे का प्लस सा और सा में हलंत लगा दिया जाए तो यह गलत हो जाएगा, जबकि आपका सही है क प्लस सा, का में हलंत लगा होगा। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछा है तो वह होती है 13। दोस्तों, अभी हम इसको आगे चलकर इसको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से आपका 13 होता है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आ से लेकर अह तक ये क्या है, यदि सभी स्वरों को मिला दिया जाए तो वह तो हो जाते हैं 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए। तो दोस्तों, पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वर नहीं है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? पूछने का अर्थ है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो टा वर्ग का नहीं है। दोस्तों, ठ, ड, ढ़ या घ। दोस्तों का यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, का घा जो है यह टा वर्ग का ना होकर यह का वर्ग का है। दोस्तों, यह जो टा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग होता है, इसका मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि का वर्ग, तो का वर्ग के अंतर्गत क्या आपका हो जाएगा, का आ जाएगा, खा आ जाएगा, गा आ जाएगा, घा आ जाएगा और अन्य आ जाएंगे। यदि कहा जाए कि चा वर्ग, तो चा वर्ग के अंतर्गत चा, छ, ज, झ और इया आ जाएगा। इसी प्रकार से टा वर्ग, इसी प्रकार से ता वर्ग और इसी प्रकार से पा वर्ग होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी पूछा था आगे कि कुल स्वरों की संख्या तो कितनी थी, तो 13 थी। यहाँ पर पूछ लिया है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि 32 है, 34 है या 33 है, या एक ऑप्शन दे रहे हैं कि 36 है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि इस ऑप्शन के अनुसार हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा है, कुल व्यंजनों की संख्या नहीं पूछा है, तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर 33 व्यंजन कहा गया है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदी में मूलतः उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। यदि 45 वर्ण होते हैं तो इनमें 10 स्वर होता है और 35 व्यंजन होता है। 10 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें री, अंग और अह को नहीं जोड़ा जाता है। इस तरीके से आपके 10 स्वर हो जाते हैं। और 35 व्यंजन जो होते हैं वह का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, यारा लावा और उस्म, सखा, सहा, इनको मिलाकर क्या हो जाते हैं आपके 33 होते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 व्यंजन और होते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन र और ड, यहाँ पर जो बिंदी नीचे लगी हुई है इनको हम क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को जोड़कर क्या हो जाता है? कुल 35
व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन पूछा यहाँ पर है कि किस तरीके से, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 33 हुआ है, तो यहाँ पर द्विगुण व्यंजन को नहीं जोड़ा गया है। इस तरीके से यह क्या है आपका 33 व्यंजन सही है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्वर है जो पश्च स्वर है? अ, ई, ज, एक ऑप्शन और ले लीजिए ढ। तो दोस्तों पश्च स्वर जो है, यदि इसके राइट आंसर की बात की जाए तो पश्च स्वर आपका है अ, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी हम किसको समझ लेते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से या कैसे पहचान कर इसको पश्च स्वर कहा। यदि बात की जाए कि जो जीभ के प्रयोग के आधार पर कहा जाता है कि अग्र स्वर है, मध्य स्वर है या पश्च स्वर है, तो दोस्तों यदि अग्र स्वर की बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो हमारा जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वही कार्य करता है। जैसे ई, ए, तो इसको बोलने पर हमारे जीभ का क्या है, आगे का भाग कार्य कर रहा है, ना कि मध्य या पश्च का। तो मध्य स्वर की बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, इसको बोलेंगे तो जो हमारे जीभ का है जो मध्य भाग है वह कार्य करता है, इसलिए यह मध्य स्वर है। यदि पश्च स्वर की बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। आपके पश्च स्वर कौन कौन से हैं? अ, उ, ओ, अ। तो दोस्तों जो इतने वर्ण हैं यह सभी क्या हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए आ सही था। निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? तो दोस्तों आयोगवाह कहा जाता है आपके जो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं उन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यदि कहा जाए कि आयोगवाह कौन सा है तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को हम आयोगवाह कह सकते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो दंत्य है, ओष्ठ है, तालव्य है या वर्ष है? दोस्तों अब इसका पार्ट 1 देखिएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ण की ध्वनि क्या कहलाती है। तो दोस्तों छा ध्वनि की बात की जाए तो छा ध्वनि जो है वह है आपका तालव्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पहले जो आता है का वर्ग जो होता है वह होता है कंठ ध्वनि, और चा वर्ग होता है वह होता है तालव्य या तालु ध्वनि, और इसके बाद टा वर्ग होता है वह होता है मूर्धा या मूर्धन्य, और जो ता वर्ग होता है वह होता है दंत्य, और इसके बाद पा वर्ग हो जाता है वह हो जाता है आपका ओष्ठ। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, त्र या ज्ञ? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, वह हैं आपके 4। कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञ है और एक होता है स्रा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि यह है आपका है ऊष्म व्यंजन। क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। तालव्य व्यंजन है, पूछा है कि तालव्य या तालु व्यंजन के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज और झ आते हैं। जबकि टा वर्ग जो है यह आपका मूर्धा या मूर्धन्य होता है, ता वर्ग आपका दंत्य होता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है। तो दोस्तों आप पार्ट 1 देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? पूछा है तो जो यारा लावा हैं वह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं या ओष्ठ हैं? तो दोस्तों आपका तालव्य जो होता है वह चा वर्ग होता है, ऊष्म जो होता है तो स, श, स, हा होता है। यदि राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। जो यारा लावा है इसको हम अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुनासिक का जो संबंध होता है वह होता है नाक और मुंह दोनों से। दोस्तों जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनको यदि हम बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ जो हमारे नाक के माध्यम से निकलती है और
कुछ आवाज़ हमारे मुख से निकलती है, इसलिए इसे हम नाक और मुंह दोनों से संबंधित करते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर और वर्ग के पंचमाक्षर। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में बताया है कि चाहे का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो, उन सभी का जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे अंग्या हुआ, इया हुआ, ड़ा हुआ, ना हुआ और माँ हुआ, यह सभी क्या है? अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 या 14। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 11 किस प्रकार से है? तो अ, ई, उ, री को यहाँ पर जोड़ा जाता है, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर अंग और आह को नहीं जोड़ा जाता है। अंग और आह को कहा जाता है आयोगवाह, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 11 होते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि कुल स्वर पूछे तो कितने हैं? 13। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार दिया गया था तो अंग और आह को नहीं जोड़ा गया था, इसलिए यहाँ पर 11 की माना गया था। यदि कहा जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं। यहाँ पर री और अंग और आह को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए स्वर कितने हो जाएंगे उच्चारण की दृष्टि से? तो 10 हो जाएंगे। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। पूछा है कि ऐसा कौन सा वर्ण है कि जो कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है बोलने में, तो और, ए, क या ता। तो दोस्तों कंठोष्ठ ध्वनि है का उदाहरण जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, और। दोस्तों और क्या है आपका? और जो होता है वह होता है कंठोष्ठ ध्वनि। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जो भाषा का निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है, या उनकी इकाई बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से संबंधित होती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सबसे पहले क्या होता है आपका ध्वनि, या इसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण से ही क्या होता है? बनता है शब्द, और शब्द से ही बनता है पद, और पद से ही बनता है क्या है? वाक्य बनता है। तो इस तरीके से भाषा का निर्माण किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो कंठ से लेकर जो मुख विवर में उच्चरित ध्वनियों का जो सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले आपका आता है कंठ, इसके बाद तालु या तालव्य होता है। यहाँ पर वर्ड से दे दिया गया है, यहाँ पर यदि मूर्धा दे दे तब भी आपको सही करेंगे, तो वर्ड से या मूर्धा, फिर इसके बाद दंत, फिर इसके बाद ओष्ठ आता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ला जो है वह पार्श्विक ध्वनि है। क्या किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। दोस्तों थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं कि जो या और वाह होता है इसे हम अर्धस्वर कहते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि या और वाह को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन का कार्य करता है उसे हम कहते हैं अर्धस्वर। यहाँ पर पूछा जाता है कि लुंठित क्या होता है, या लुंठित व्यंजन क्या होता है, लुंठित वर्ण क्या होता है? तो रा आपका क्या है? लुंठित वर्ण है, जिसके उच्चारण में जीभ तालच या तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे उसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं। तो आपका रा क्या है? आपका लुंठित वर्ण है। यदि ला कहा जाए तो ला क्या है? अभी हमने बताया कि पार्श्विक है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पास या बगल से निकल जाए तो वह होता है आपका पार्श्विक। तो दोस्तों हम बोलकर भी समझ सकते हैं, जैसे हमने बोला कि ला, तो हवा क्या है? पास से निकल रही है, तो यह क्या हो जाता है? पार्श्विक हो जाता है। दोस्तों वर्णमाला के हमने सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो कहा गया कि हिंदी वर्णों की संख्या को लेकर विद्वान में बहुत विवाद है या एकमत नहीं है। तो दोस्तों वो देख लेते हैं कि किसके अनुसार कितने वर्ण बताए गए हैं।
तो किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या को 43 बताया गया है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णों की संख्या 46 बताई गई है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो वर्णों की संख्या 51 बताई गई है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 बताई गई है। यह 53 इसलिए बताई गई है क्योंकि यहाँ पर 13 स्वर को जोड़ा गया है और 40 व्यंजन कहा गया है, तो इस तरीके से आपके 53 हो जाते हैं। तो दोस्तों इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो दोस्तों वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बनते थे हमने सबको कवर किया था। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, आपको और कहीं से वर्णमाला को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसको डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको डिटेल वीडियो भी देख लीजिए या थ्योरी की वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।